हम्म। तो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट? क्या होता है कि अगर मान लिया हम, जैसे हमारे पास दो वेक्टर है, ए और बी, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो ये क्या आएगा? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते थे तो सिंपल सा यहाँ पे कॉस थीटा आ जाता था, बट अब क्या है, साथ में एन कैप हो रहा है। तो होता क्या है, ये एन कैप का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ठीक है। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ना एन कैप, ये क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है इस ए और बी के प्लेन के, है ना। परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि ये जो एन कैप वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर है ए पे भी और ये परपेंडिकुलर है बी पे भी। ठीक है, दोनों पे परपेंडिकुलर है, ये मतलब पूरे प्लेन पे ही परपेंडिकुलर है। इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि एन कैप किस डायरेक्शन में होगा? अपना जो वो है ना, मतलब जैसे राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं ना, वैसे ही अपने हैंड से राइट हैंड को इस तरीके से होल्ड करो कि जो थंब होगा, थंब किसकी डायरेक्शन में होगा। अब जैसे ये थंब जो जिस डायरेक्शन में होगा वो डायरेक्शन किसकी होगी, एन कैप की होगी। और ए से बी की तरफ जाना है तो मैं अपने फिंगर्स का कर्ल ऐसे ले जाना है, ऐसे। ठीक है। पता नहीं समझ में आई ये बात या नहीं, कैसे बताऊँ अभी ये बात मैं तुम्हें यहाँ। जैसे ये तुम्हारी फिंगर्स हैं, ठीक है, इन्हें ऐसे ऐसे घुमाओ इसकी तरफ। ठीक है। तो अपने आप तुम्हें दिख रहा होगा जो थंब है ना वो एन कैप की डायरेक्शन में आ रहा होगा। हो रहा है दिव्यांश कुछ ऐसा? बट अगर तुम बी से ए की तरफ आओगे ना तो तब देखो थंब किधर जा रहा है। फिंगर्स को बी से ए की तरफ घुमाओ तो थंब किधर जा रहा है? सारी फिंगर्स को एक साथ रोटेट करना है, एक साथ घुमाना है। तो ये बी से ए की तरफ आएगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा फिर, मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बी क्रॉस ए निकालेंगे तो वो हो जाएगा मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए साइन थीटा एन कैप माइनस का। ठीक है। अगर कभी हमें एंगल निकालना है यहाँ से, तो एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, मोड ले लेंगे दोनों साइड का। इससे मान लिया हमें एंगल निकालना है साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस लेंगे ए क्रॉस बी का मोड। ठीक है। ए का मोड तो ए का मोड ही रहेगा, आप कितनी बार भी लिख लो उसको। साइन थीटा ही है, उसे मोड में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। एन कैप मोड में क्या हो जाएगा, वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये साइन थीटा आ जाएगा। डिफरेंस क्या है दोनों में, जैसे कॉस थीटा था, कॉस थीटा क्या था, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, है ना। लेकिन यहाँ डॉट प्रोडक्ट की जगह क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। इसके बाद आता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है इसकी, लाइक फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही है कि ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के। ठीक है। सेकंड है, अगर तुम माइनस बी का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे ए के साथ, तो ये इसे लिख सकते हैं हम ए क्रॉस बी। या फिर तुम बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो चाहे माइनस ए के साथ, तो उसे भी हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं ए में,
ठीक है, और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं बी से। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम इंटू ए क्रॉस बी, या फिर यू कैन राइट इट ए क्रॉस एम इंटू बी। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है भाई? अगर मान लिया हमारे पास लिखा है ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, मतलब ए का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा बी के साथ और ए का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा सी के साथ। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर बीच में माइनस होगा, यहाँ अगर माइनस होगा तो ये माइनस आ जाएगा, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो ये कहती है कि अगर ए और बी आर कॉलिनियर या पैरेलल, पैरेलल है ना, ए एंड बी आर कॉलिनियर और पैरेलल, ये ए और बी कॉलिनियर या पैरेलल होंगे ओनली इफ, अगर क्या है ए क्रॉस बी क्या है, जीरो। क्योंकि देखो अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो क्या होगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो। थीटा जीरो है या 180 है, उस दोनों ही केसेस में ये कॉलिनियर या पैरेलल होंगे। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी अगर जीरो है, अब ये इसका उल्टा हो गया, ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा, आइदर इफ ए क्रॉस बी जीरो, तो या तो क्या होगा, ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, या ए पैरेलल होगा बी के, या फिर क्या हो सकता है, ए इज कोलिनियर टू बी, या फिर यू कैन से दैट ए एंड बी आर कोलिनियर। ठीक है, इसी से एक प्रॉपर्टी भी आती है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी से एक कॉरोलरी बनता है, क्या बनता है वो देख लेते हैं, कि अगर ए क्रॉस बी इक्वल है ए क्रॉस सी के, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कहो कि जी ए से तो ए कट गया, बी इक्वल टू सी आ गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डज नॉट इम्प्लाई दैट बी इक्वल्स टू सी, ऐसा क्यों, वो भी देख लो। देखो, क्योंकि हमारे पास लिखा है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी, तो इसे मैं माइनस करके इधर ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस सी। ठीक है, अब ए क्रॉस ये पूरा हो गया बी, तो ए क्रॉस बी अगर जीरो है तो इस बात का क्या मतलब है, आइदर ए जीरो या बी माइनस सी जीरो। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, या हो सकता है ए इज पैरेलल टू बी माइनस सी। ठीक है, तो या तो ऐसा आ गया, क्या ए जीरो आ गया, या बी इक्वल्स टू सी आ गया, या ए इज पैरेलल टू बी माइनस सी आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से ये नहीं कह सकते कि जी इसका मतलब यही है कि बी इक्वल टू सी है, इस बात के तीन मतलब हो सकते हैं, है ना, कि अगर ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के इक्वल है
तो इस बात के कितने मतलब हो सकते हैं? टोटल 3 मतलब हो सकते हैं। वो तीनों मतलब ये रहे तुम्हारे सामने। या तो ए इक्वल ए जीरो हो सकता है, या बी इक्वल्स टू सी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है ए पैरेलल टू बी माइनस सी। है ना? सिंपल हम ये नहीं कह सकते नहीं जी ए की बात हो सकती है बस, अगर ऐसा है तो वो क्या है कि बी इक्वल टू सी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ गए? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही होगा, ये दोनों भी हो सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यूज होंगी हमारे क्वेश्चंस में। So you have to remember these properties of cross product, and after that कुछ हमारे पास फॉर्मूले हो रहे हैं। जैसे इसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं हम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकाल सकते हैं? अगर मान लिया हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है ये, ठीक है, इस पैरेललोग्राम में मान लिया ए बी सी डी, ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी। ठीक है, तो इसका जो एरिया होगा ना पैरेललोग्राम का, वो होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ए क्रॉस बी। जो ये दोनों वेक्टर है इनका क्रॉस प्रोडक्ट करके मोड निकाल दोगे, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। ठीक है, अगर तुम्हें ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो यहाँ से। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मोड। अब ये ए क्रॉस बी क्या है ट्रायंगल के केस में? ये ट्रायंगल है, ये ए मान लो, इसको बी मान लो। ठीक है, तो वही हाफ हो जाएगा बस। और ये मैग्नीट्यूड का हाफ करना है, दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड है ये, है ना, ए क्रॉस बी का। कभी वेक्टर को ही हाफ कर दो। ठीक है, हम कोऑर्डिनेटर का एरिया तब भी निकाल सकते हैं अगर हमें क्या पता हो, उसके डायगोनल पता हो। अगर डायगोनल पता होंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हो जाएगा हाफ इंटू, अगर मान लिया ये क्वाड्रिलेटरल ऐसा है कुछ, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ठीक है, तो इसके डायगोनल क्या क्या हो जाएंगे? डायगोनल हो जाएंगे ए सी और बी डी, ए सी एंड बी डी, दिस वन। ठीक है, ए सी, ए सी एंड बी डी, तो हाफ ऑफ ए सी क्रॉस बी डी का मोड, ये मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर है। ठीक है, या फिर तुम इसे ऐसे भी कह सकते हो हाफ ऑफ डायगोनल वन क्रॉस डायगोनल टू, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो जैसे मर्जी वैसे बोलो। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो ध्यान रखने हैं तुम्हें। ठीक है, ऐसा नहीं है पैरेललोग्राम का नहीं निकाल सकते डायगोनल, फिर इसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक पैरेललोग्राम भी तो एक तरीके का क्वाड्रिलेटरल ही है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है क्या, कि जो हमारे ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर ट्रायड्स हैं उनको कैसे मतलब सॉल्व करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करेंगे अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में गिवन है, आई जे के वाली फॉर्म में। तो उसको समझने से पहले तुम ये समझो छोटी सी बात, कि अगर ये हमारे पास क्या है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है। सपोज ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप यूनिट वेक्टर है इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली। तो इस केस में ना, अगर तुम आई की आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, या जे की जे के साथ करते हो, या के की के साथ करते हो, तो जो आंसर है ना इसका, वो आएगा जीरो। इतनी बात हो सकता है तुम्हें पता भी हो। कैसे? आई क्रॉस आई। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? मोड ऑफ आई, मोड ऑफ आई साइन आई और आई के बीच में एंगल हो गया जीरो, साइन जीरो एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या हो जाएगा इसके लिए? जे या के हो जाएगा, दोनों ही परपेंडिकुलर है आई के।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। खैर मतलब साइन 0 0 हो गया ना, आपको इससे मतलब नहीं है जे आएगा या के आएगा, तो 0। तो सब में ही ऐसे होगा, 0 आ जाएगा। अब देखो आई क्रॉस जे निकालना है तुम्हें। आई क्रॉस जे क्या होगा? आई क्रॉस जे ये होगा आई कैप का मोड, जे का मोड, साइन 90 हो जाएगा एंगल, और एन कैप। ठीक है, आई और जे तो 1 हो गए, साइन 90 भी 1 हो गया। एन कैप क्या होगा ये? तो यहाँ से फिर अपने फिंगर्स को ऐसे ही रखो कर्ल। ठीक है, आई से जे की तरफ जाना है तुम्हें। तो आई से जब जे की तरफ जाओगे तो थंब की जो डायरेक्शन आ रही होगी ऊपर की तरफ आ रही होगी। तो के जब ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव होगा, तो के कैप आ जाएगा ये। ठीक है, तो आई क्रॉस जे क्या होगा? के कैप। ऐसे ही जे क्रॉस के करोगे, ठीक है, जे क्रॉस के करोगे तो वो आई कैप के इक्वल आ जाएगा पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में। ऐसी के क्रॉस आई करेंगे तो ये हो जाएगा जे। ठीक है, बट हाँ अगर तुम इसका उल्टा करते हो, मतलब तुम करते हो जे क्रॉस आई, है ना, तुम क्या करते हो जे क्रॉस आई करते हो, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा वो। जे क्रॉस आई इज माइनस के। ऐसी के क्रॉस जे क्या हो जाएगा? इट इज माइनस आई। एंड आई क्रॉस के इट इज माइनस जे। इस तरीके से कुछ आएगा। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो इसको जी। देखो हमने ऐसे आई जे और के लिख लिए। अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ आई से जे की तरफ, ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो नेगेटिव। तो आई से जे गया तो के, जे से के। ये सिर्फ याद रखने के लिए तरीका है। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो पॉजिटिव, तो जे से के पॉजिटिव आई, के से आई तो पॉजिटिव जे। बट हाँ अगर उल्टा जाता हूँ, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे आई से के गया तो माइनस का जे, आई से के तो माइनस का जे। अब इन सारी बातों का यूज करके हम क्या करेंगे? हम दो वेक्टर की प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी कैसे प्रोडक्ट करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ए वेक्टर है 3i माइनस जे, 3i + j - 4k। और बी वेक्टर है 6i + 5j -2k। ए क्रॉस बी करना है। तो ए क्रॉस बी करना है तो डिटर्मिनेंट तुम्हें निकालना आता होगा, तो तुम्हें डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना है इस वेक्टर को। कैसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में? सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे आई जे के। अब जो पहला वेक्टर है उसके कॉफिशिएंट लिख दो आई जे के। तो कॉफिशिएंट क्या होंगे उसके? 3, 1, -4। एंड बी के कॉफिशिएंट क्या होंगे? 6, 5 एंड -2। ठीक है, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसको डिटर्मिनेंट की तरह ओपन करेंगे, मतलब आई को बाहर लिखेंगे। ठीक है, और आई वाली और ये जे वाली, ये वाली एक उसकी रो और कॉलम को छिपा के बाकियों की मल्टीप्लाई कर देंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दो की मल्टीप्लाई, 1 की 2 से मल्टीप्लाई माइनस 5 की 4 -4 से। सो इट इज 1 × -2। एक बार मैं लिख देता हूँ पूरा, फिर बाद में नहीं लिखूंगा सारा डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस का 4 × -4। फिर जे के लिए क्या लेंगे? माइनस लेंगे, तो माइनस का जे, ब्रैकेट में क्या आएगा? इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो फिर वही 3 × 2 = 6, 3 × -2 -6 × -4 के। और फिर वही इसकी इससे मल्टीप्लाई -6 की 1 से, तो प्लस के कैप 3 × 5 -6 × 1। तो इट बिकम्स आई कैप -2 + 20। तो -2 + 20 कितना हो गया? 18। -j -6 + 24, तो इट इज 18 अगेन, प्लस के 15 और 6 माइनस कर दिया उसमें से 9, तो इट इज 18i - 18j + 9k।
ये ए क्रॉस बी आ रहा है। इस तरीके से हमें ए क्रॉस बी निकालना है। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा हो या फिर कभी निकालने की जरूरत पड़ जाए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकल जाएगा? रूट में जो भी इनके कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर का सम कर दो। तो 18 का स्क्वायर प्लस माइनस का 18 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ठीक है। 18 का स्क्वायर होता है तो 326, 324, 324 प्लस 324 प्लस 81। 4 4 8 और एक 9, 2 2 4, 8 4 12, 7 2 9। 7 2 9 का स्क्वायर रूट होता है 27। ठीक है, इस तरीके से मॉड्यूलस निकाला जा सकता है। अच्छा, अगर तुमसे बी क्रॉस ए भी पूछ लिया जाए यहाँ पे, तो बी क्रॉस ए क्या होगा? डिफरेंस बी क्रॉस ए बता सकते हो, या उसके लिए पूरा सब कुछ वैसे ही करना पड़ेगा? हम्म, बताओ भाई। हम्म, इसका नेगेटिव। हाँ, इसका नेगेटिव कर देंगे। मतलब हम इसे लिख सकते हैं ना, किसका नेगेटिव? इसका। तो ये हो जाएगा क्या? -18i प्लस 18j -9k। ठीक है। और मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 27 ही होगा। ठीक। तो इसी तरीके से कुछ छोटी छोटी बातों पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो हम कहाँ हैं? एक्सरसाइज 10.3। ए डॉट बी तो हो गई। हम्म। 10.4। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए अब मेरे हिसाब से। ए क्रॉस बी का मोड निकालना है। ए गिवन है, बी गिवन है, और अगर ना हो तो बता देना। नेक्स्ट, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी। ए और बी गिवन है, तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए प्लस बी निकाल लो, इसको मान लेना सी। ए प्लस बी आ जाएगा ऐड करके। डी निकाल लो, ए माइनस बी आ जाएगा माइनस करके। तुम्हें पता करना है सी और डी पे परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर। तो तुम क्या करो, सी क्रॉस डी निकाल लो। ठीक है, सी क्रॉस डी निकाल लिया तुमने। ठीक है, अब ये जो वेक्टर आया है सी क्रॉस डी, इसका यूनिट वेक्टर जो होगा, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा दोनों पे, सी पे भी और डी पे भी। तो इसका यूनिट वेक्टर तुम्हें निकालना है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के इससे डिवाइड कर दो। इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो इस वेक्टर को, तो ये क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर आ गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। ये फर्स्ट सेकंड करके देख लेना, कुछ है नहीं इनमें, होता तो मैं करा देता। ठीक है। एक वेक्टर है ए जो एंगल बना रहा है पाई/3 का। किसके साथ? आई कैप के साथ। ए का एंगल आई कैप के साथ कितना है? पाई/3। इसका मतलब, देखो हमने पढ़ा है, हमने कॉस वाला पढ़ा है हिसाब किताब कुछ। क्या ए डॉट बी, देखो ये ऐसी ऐसी चीज ना डॉट प्रोडक्ट में आसान होती है लगानी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना आसान है। अब इसी में तुम अगर ये लगाने लग जाओ, नहीं जी हम तो साइन थीटा लगाएंगे, हम तो आदर्शवादी है बहुत, हम तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो क्रॉस ही लगाएंगे, तो लगा लो। हमारा क्या जा रहा है? पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, कहाँ से निकालोगे? कुछ दे रखा है उसके लिए? चलो खैर, ये ए के आई के साथ निकाल लेना। ए को कुछ मान लेंगे,
फिर उसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकालते रहोगे बैठ के, तो बेटर ये है, ये कर ले, क्या, कॉस थीटा लगा दे। ठीक है, तो ए को मान लो पहले, तो इसे कुछ, ए को मान लिया मैंने, क्या क्या मान लें बताओ। इसको मान लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। अब जब तुम ए का डॉट प्रोडक्ट कर, ए का एंगल निकालोगे आई के साथ, तो क्या आएगा वो, कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 दिया हुआ है ना, तो ए का डॉट आई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, है ना। तो कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, कॉस पाई बाय 3 हो गया कितना, cos 60 1/2। ठीक है यार, ये क्या ओपन हो गया। स्क्रीन दिख नहीं रही होगी तुम्हें पूरी अब। एक मिनट रुक जाओ। पीडीएफ गायब हो गया यहाँ से। पीडीएफ कहाँ है पीडीएफ। ये कर रहे थे ना। तो cos पाई बाय 3 1/2, ए का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ, आई के साथ होगा तो क्या होगा, ये वाला तो आ जाएगा एक्स, बाकी दोनों हो जाएंगे जीरो। ए का मैग्नीट्यूड, ए कैसा वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है ए। ठीक है, तो ए का मैग्नीट्यूड और आई का 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, एक्स इज 1/2। इसके बाद क्या करेंगे, जे के साथ, जे के साथ कितना दिया हुआ है एंगल, पाई बाय 4। तो cos पाई बाय 4 ये हो जाएगा ए डॉट जे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे। cos पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2, ए डॉट जे, है ना, ए की वैल्यू क्या है ये, इसका जे के साथ करेंगे तो वाई, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड है 1 1, तो वाई आ गया 1/√2। ठीक है, इसके बाद थर्ड जो है वो है एंगल थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी जेड, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, ए डॉट के अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ के। तो cos थीटा विल बी जेड, जेड आ जाएगा, तो cos थीटा आ गया जेड। ठीक है, अब क्या करें, तो cos थीटा तो जेड आ गया, हमें तो कंपोनेंट्स ऑफ ए निकालने, थीटा भी निकालना, दोनों ही चीज निकालनी है। तो देखो ए जो है ये एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1। तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लो, क्या आएगा, √x² प्लस y² प्लस z², इट इज 1। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो x² प्लस y² प्लस z² कितना हो गया, 1। एक्स वाई जेड की वैल्यू रख दो, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x² प्लस y² प्लस z² इज 1। x इज 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/4 प्लस y इज 1/2, y इज 1/√2, तो y² इज 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर ही रहने दो पहले अभी। z² कितना आ गया, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2, तो 4 4 - 1 - 2, तो 1/4। जेड की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1/4। ठीक है, z² 1/4 है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा।
ठीक है। नाउ जेड की वैल्यू अगर हम रखते हैं 1/2, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1/2, कितना आ गया थीटा, 5/3। लेकिन अगर मैं जेड की वैल्यू लेता हूँ -1/2, तो जो कॉस थीटा आएगा ना, थीटा आ जाएगा कैसा, ऑब्ट्यूज, और वो हो नहीं सकता, 90 से बड़ा नहीं है क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है। तो ये 1/2 ही रहेगा जेड। जेड इज 1/2। नेक्स्ट, ये तो आसान से क्वेश्चन है, कर लेना इसको। तो क्या करना है इसमें, सो करना है, LHS उठा लो इसका, A-B क्रॉस A+B। देखो ये सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसको ऐसे ही लिखना है, क्रॉस ही, कभी से बिना लिखे ही लिख दो। अगर यहाँ ये नहीं लगा रखा है, इसका मतलब हो जाएगा डॉट, मतलब अगर यहाँ डॉट लगा हुआ है, कुछ भी नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है, सिंपल। तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, ए क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस बी। ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ, मॉड ऑफ ए साइन जीरो, साइन जीरो हो गया जीरो, माइनस ये बी क्रॉस ए को क्या लिख सकते हैं हम, बी क्रॉस ए को लिख सकते हैं हम प्लस का ए क्रॉस बी, प्लस ए क्रॉस बी माइनस जीरो, तो इट कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी, RHS। ये प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस बी इक्वल होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के। तो जहाँ माइनस ऑफ बी क्रॉस ए लिखा था, वहां मैंने ए क्रॉस बी लिख दिया। ये नेक्स्ट, इसे कैसे करेंगे, देखो इसमें दो वेक्टर है, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल दे रखी है, तो दोनों का तुम वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लो। कैसे निकालोगे, I J K 2 6 27, पहला वेक्टर लिख लिया, 1 लैम्डा म्यू, ये किसके इक्वल है, जीरो के। सॉल्व कर लो इसे थोड़ा सा, आई कैप, इस रो को और कॉलम को छिपा के बाकियों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। अरे ठीक है भाई, समझ में आ रही है इतनी बात, बताओ क्या करें अब, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ऐसे तो ऐसा लग रहा है मैं खुद को ही पढ़ाई जा रहा हूँ, पढ़ाई जा रहा हूँ, बस बोले जा रहा हूँ, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। चैट में आंसर करते रहो, बताओ तो सही, कुछ तो बोलो। ठीक है, आ रहा है स्क्रीन में। बताओ, सुशांत को आ भी रहा है, जबकि वो बाद में आया है, जो पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें नहीं आ रहा, क्या बात है। यस सर, चलो एक यस सर भी आया है। तो इनको कंपेयर करेंगे अब हम दोनों साइड को, है ना। कंपेयर कैसे करेंगे, ये एक वेक्टर है, इधर भी वेक्टर होना चाहिए, है ना। तो इधर वेक्टर कैसे लिख सकते हैं हम, इसे ऐसे लिख सकते हैं, 0I प्लस 0J प्लस 0K। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, इट विल बी 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0। अब माइनस का लिख लो इसे, चाहे प्लस का लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और
2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 3, यहाँ से म्यू की वैल्यू आ गई 27/2। लैम्डा म्यू को यहाँ रख सकते हो तुम, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, रख के भी क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये लैम्डा और म्यू आ गए बस। अगर लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ रखोगे ना तो 0 इक्वल टू 0 आएगा। बस वेरीफाई कर सकते हो तुम अपने आंसर के, हाँ सही करें हम या नहीं। नेक्स्ट। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट दिस वेक्टर्स ए एंड बी। अगर ए डॉट भी जीरो है, ए क्रॉस भी जीरो है, तो तुम ए और बी के बारे में क्या कहोगे, बताओ क्या कहोगे। हम तो यही कहेंगे जी, ए और बी, ए और बी है। देखो, अगर ए डॉट बी जीरो है तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा जीरो है। ठीक है, और अगर ए क्रॉस बी जीरो है तो इसका भी मतलब कुछ ऐसा ही कुछ होता है, ए या बी जीरो है। हाँ सही कह रहे हो तुम, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस साइन थीटा इज जीरो। यहाँ से क्या आ रहा है, मॉड ऑफ ए जीरो इधर, और मॉड ऑफ बी जीरो, और cos थीटा जीरो। cos थीटा जीरो का मतलब है थीटा 90, मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी। यहाँ से क्या आ रहा है, ए जीरो बी जीरो, और रीजॉइन, अरे रीजॉइन कर लेना अभी जरा, है ना। तो साइन थीटा जीरो, थीटा कितना आ रहा है जीरो, यानी कि ए पैरेलल टू बी। अब दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती कि ए पैरेलल भी हो बी के परपेंडिकुलर हो, तो ये तो कंडीशन हो गई खत्म। क्या होगा, या तो ए जीरो होगा या बी जीरो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, व्हाट कैन यू कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड दैट आइदर ए जीरो और